Hello and welcome everyone to the new lecture of NCERT Uncoded। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका मनी एंड बैंकिंग ऑफ द क्लास 12th NCERT। अब ये बहुत वेरिएशन है आपका इस चैप्टर के लिए, क्योंकि कुछ बोर्ड्स के अंदर ये आपका 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, कुछ 12th क्लास के अंदर, और कई बार आपको ये मिक्स करके भी पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जो मनी एंड बैंकिंग है, जब आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक्स की बात करते हैं तब आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स के अंदर ये जो चैप्टर है वो मनी के लिए अलग से डिफाइंड है और बैंकिंग के लिए अलग से डिफाइंड है, बट एनसीईआरटी के अंदर इसको मर्ज करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एक ही चैप्टर जो है उसके अंदर दो चैप्टर्स का मटेरियल पढ़ना है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी और उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से कि मनी क्या होती है, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी कैसे क्रिएट होती है, मनी कैसे मल्टीप्लाई होती है, मनी को क्रिएट कौन करता है, मनी को स्टोर कैसे करते हैं, और भी मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो किसके लिए है और कौन से ग्रुप्स को टारगेट करेगी। तो सबसे पहले ऑब्वियस है कि ये एक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 12 का बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो चैनल है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेंटर्ड है, बट जो एनसीईआरटीज़ हैं वो आपका एक मेजर रोल प्ले करती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को डिकोड करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे इसके अंदर वो एनसीईआरटी का एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे हम, जिसका नेम है एनसीईआरटी अनकोडेड। तो इसके अंदर आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अंदर हम बहुत सारी नई नई ट्रिक्स सीखेंगे, बहुत सारे नए नए मेथड्स को जानेंगे कि कैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो हिडन रह जाती हैं। तो आपका ये जो चैप्टर होने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेटिव होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर सेंटर नहीं रहेगा कि कैसे आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑब्वियसली आपको सब कुछ बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, और ज़्यादा नॉलेज लेने के अंदर कुछ बुराई नहीं होती है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग से। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो कि आपको वीडियो किसको देखनी है, ये कैसे देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम मनी एंड बैंकिंग से। मनी, हमें पता है कि मनी क्या है हमारा। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इन एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ओनली ऑफ वन इंडिविजुअल देर कैन नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड हैंस देर इज नो रोल ऑफ मनी। अब ये क्या कह रहे हैं कि सपोज करिए आप एक अकेले इंसान हैं, मान लीजिए कंट्री है इंडिया, उसके अंदर यू आर द ओनली सिटीजन। अब आप यहाँ पे अकेले रहते हैं, आपको मनी क्यों चाहिए होगी? आपको किसी से कुछ लेना है, किससे लेंगे आप? कोई देने वाला ही नहीं है ना आपको। आपको जो चाहिए होगा आप उसको जाके ग्रैब कर लीजिए। तो ऐसा तो है नहीं कि मनी तब चाहिए हमें जब एक सिंगल इंडिविजुअल ही एक इकोनॉमी के अंदर रहता हो। तो सबसे पहले देखिए, मनी का कोई रोल नहीं है अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल हैं सोसाइटी के अंदर, और अगर एक से ज़्यादा भी हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि मनी की आपको ज़रूरत पड़े। सपोज करिए, देखिए एग्जांपल, अ फैमिली लिविंग ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड, मनी हैज़ नो फंक्शन फॉर देम। हाउएवर, as soon as there is more than one economic agent who engage themselves in transactions through the market, money becomes an important instrument for facilitating these exchanges। तो क्या है, मनी आपको कब चाहिए होगी? मनी आपको चाहिए होगी जब दे आर अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, जब आपकी ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होने लगेंगी तब आपको मनी चाहिए होगी। देखिए, मनी जब नहीं थी, बहुत पहले का टाइम था, जब आपके एंशियंट पीरियड के अंदर, आपको पता है इससे पहले आपके गोल्ड कॉइन्स चलते थे, आपके सिल्वर कॉइन्स थे, इवन ब्रॉन्ज कॉइन भी थे। हमने जब हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, जो आपके आर्ट्स सब्जेक्ट के हैं, उन्होंने हिस्ट्री ले रखा होगा अगर, तो उन्हें पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर भी कैसे हमें कॉइन्स मिलते थे। तो ये जो सिस्टम है आपका, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या था कि हम कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटीज़ एक्सचेंज करते थे। क्या मीनिंग है इसका? कि मान लीजिए मेरे पास राइस है और मेरे को क्या चाहिए, वीट चाहिए। अब मुझे किसके पास जाना होगा? ऐसे इंसान के पास जाऊंगा ना मैं जिसके पास वीट होगा। और
मेरे पास राइस होंगे, मैं इसको क्या दूंगा, राइस दे दूंगा, ये मुझे वीट दे देंगे। अब दिक्कत क्या आती है, बार्टर सिस्टम जो था आपका अगर इतना ही अच्छा था तो मनी ने इसको क्यों रिप्लेस किया? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस रहे होंगे आपके। तो हम पढ़ेंगे पहले डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं बार्टर सिस्टम के। तो देखिए मनी का फंक्शन आएगा, इसके अंदर हम अभी नहीं जा रहे हैं, पहले देखते हैं कि हम बार्टर सिस्टम से क्यों शिफ्ट हुए मनी सिस्टम की तरफ। सबसे पहले अब मान लीजिए मुझे किसी को राइस देने हैं और बदले में वीट चाहिए। अब मुझे तो पता है कि मेरी नीड वीट की है, बट क्या मैं इतना इफेक्टिवली किसी ऐसे इंडिविजुअल को ढूंढ सकता हूं जिसको राइस के बदले में वीट देना हो? नहीं ना। हमें कितने लोगों को ढूंढना पड़ेगा, किसी के पास वीट होगा जो हमें चाहिए होगा, बट वो ये बोलेगा मुझे वीट के बदले में राइस नहीं, टोमेटोज चाहिए, आप मुझे टोमेटोज दीजिए। तो क्या है ये, हमारी वांट्स कितनी है? देखिए मेरी वांट है राइस की और इनकी वांट है मेरी वांट है वीट की और इनकी वांट है मान लीजिए टोमेटोज की। ड्यूअल वांट्स है ना, बट ये दोनों वांट जो है वो को इंसाइड नहीं कर रही हैं। को इंसाइड कब करती है? जब राइस के बदले मुझे वीट चाहिए था और इनको वीट के बदले में राइस चाहिए था। तो क्या हुआ, ये डबल कोइंसिडेंस मेरा नहीं हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहला जो था ड्रॉबैक आपका बार्टर सिस्टम का वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये आपको समझ में आ गया। अब और क्या हो सकता है, देखिए मैंने यहाँ पे ये खाने के कुछ आइटम लिखे हैं, राइस वीट टोमेटोज। इनसे आपको क्या समझ आता है कि इनकी कुछ एक शेल्फ लाइफ होती होगी, कि मान लीजिए राइस जो हैं वो बस 2 ईयर्स तक चल सकते हैं, उसके बाद में ये एक्सपायर हो जाएंगे। टोमेटोज़ की तो इवन स्मॉल होती है, शॉर्टर होती है, 15 डेज ही होती है इसकी। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि दीज आइटम्स आर पेरिशेबल इन नेचर, मतलब ये पेरिश हो जाएंगे अगर इनको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करा गया तो सेकेंड डिसएडवांटेज यही था बार्टर सिस्टम का कि बहुत सारे आइटम्स ऐसे थे जो पेरिशेबल थे, जल्दी से पेरिश हो जाते थे, इसलिए ये नहीं चल सकता। फिर थर्ड क्या आ सकता है बताइए आप, हम मेजर ऑफ यूनिट कैसे देखेंगे? मेजर ऑफ यूनिट, मान लीजिए मैं कहता हूं कि 1 kg राइस इज इक्वल्स टू हैव 1 kg ऑफ वीट। यहाँ तो हमें सिमिलर दिखता है तो हम मान लेते हैं, बट मैं ये कैसे डिफाइन करूँगा? मुझे कुछ मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो थोड़ी इनसे अलग हो। हम सपोज करते हैं गोल्ड। अब मैं गोल्ड की वैल्यू राइस के अंदर कैसे लिखूं कि कितना राइस होगा तब है ना ये गोल्ड के इक्वल होगा? हमें नहीं पता है ना कि वेदर 100 kg ऑफ राइस इज इक्वल्स टू गोल्ड। ठीक है, हमने ये डिफाइन कर दिया। अब किसी को जो गोल्ड है वो चाहिए इन द एक्सचेंज ऑफ टोमेटोज। अब ये 100 kg होगा, 200 होगा, 300 होगा, या वेदर n नंबर ऑफ टाइम्स, कितना भी हो सकता है ना ये। टमाटोज़ के अलावा और क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, पटेटोज़ है, इवन सिल्वर है, हॉर्सेस मान लीजिए, काउस के बदले मुझे गोल्ड चाहिए, कुछ भी। इसमें क्या है, एक सिंगल यूनिट नहीं है मेजर करने के लिए कि हम किस यूनिट के अंदर इसको मेजर करेंगे। तो आपका ये भी ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का। इस वजह से हम किसके अंदर आए, मनी के अंदर शिफ्ट करें। एक और क्या रीज़न है आपका, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब स्टोरेज ऑफ वैल्यू क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मैं कहूँ कि आपकी नेटवर्थ क्या है, आप कहोगे मेरी नेटवर्थ है 100 काउस। किसी और को कहूँ कि आपकी नेटवर्थ क्या है, वो कहेगा मेरी नेटवर्थ है 1000 kg ऑफ वीट। अब ये कैसी नेटवर्थ हुई? कोई हमें ऐसे कहता है माई नेटवर्थ इज़ $10 मिलियन, हमें समझ आता है। कोई ऐसे कहता है कि 20 मिलियन यूरोज़ हैं हमारे, हमें वो भी समझ आता है। बट हम राइस और वीट के अंदर किसी की नेटवर्थ कैसे डिफाइन करें? हम तो वो भी नहीं कर सकते। और सेकेंड है इनको स्टोर करना। आपको पता है आज के टाइम पे अगर आपको 1 लाख रुपीज़ स्टोर करने हैं, इट इज़ हार्डली इवन 300 to 400 ग्राम्स। बट आपको 1 लाख वर्थ ऑफ राइस स्टोर करना है, ये कितना केजी होगा? कितना होगा? राइस की अगर हम बात करते हैं तो 2 to 3 रुपीज़ केजी मिल जाता है आपको।
जब गवर्नमेंट आपको देती है, 2 रुपीज़ के जी देती है, इसको आप डिवाइड करते हैं अगर मान लीजिए 1000 से, तब आपका लाख का आ जाता है वैल्यू। या फिर आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए 1 लाख से, डिवाइड बाई 2, कितना के जी होगा ये? 50,000 के जी। मतलब 50,000 के जी ऑफ राइस आप स्टोर करते हैं, तब आपकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख। जो मनी में कितने अमाउंट में स्टोर हो रही है? ओनली 400 ग्राम्स। तो ये डिफरेंस कितना है? मतलब अगर आप 50,000 रुपीज़ को देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इसीलिए इसकी स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, इसी वजह से भी मनी का जो था इंट्रोडक्शन हुआ। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम डीप डाइव करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर। सबसे पहला है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना। कैसे बना? एज एक्सप्लेन्ड अबव, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रोल ऑफ मनी इज दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज जो थे वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थे इन अ लार्ज इकोनॉमी। बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट पीपल वुड हैव टू इनकर लुकिंग फॉर सुटेबल पर्सन्स टू एक्सचेंज देयर सरप्लसेस। हमें पता था किसी को राइस चाहिए, किसी को वीट चाहिए, और हमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोग एक साथ इतनी जल्दी मिल जाएं। फिर जो नेक्स्ट आपका आता है, मनी ऑल्सो एक्ट एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। हमने मेजर ऑफ यूनिट देखा था, हमें पता नहीं था कि वेदर 100 काउस आर इक्वल्स टू 1000 kg ऑफ वीट और नॉट। बट हम सीधा सीधा ये डिफाइन कर सकते हैं ना कि 1 लाख ऑफ रुपीज़ विल ब्रॉट यू 10 काउस एंड 100 kg ऑफ वीट। हम मनी के साथ इन बाकी सबकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाता है? उनकी वैल्यूज़ को मेजर करना ईजी हो जाता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमें देखिए 10। इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटी मस्ट हैव डिक्रीज्ड। ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं समझना है, मैंने ये लाइन जानबूझ के हाईलाइट क्यों करी है, ढंग से समझिए, ऊपर देखना है हमें। मान लीजिए आप पेंसिल लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, आपको 10 रुपीज़ के अंदर 2 पेंसिल्स मिल जाते हैं, बट आप कुछ टाइम बाद लेने जाते हैं तो वही सेम पेंसिल आपको 10 रुपीज़ में सिर्फ 1 मिलती है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ मनी एंड देर इज अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटी मस्ट हैव डिक्रीज। मनी की वैल्यू देखिए, जब प्राइस बढ़ गई किसी चीज़ की, आपको पहले 2 पेंसिल मिल रही थी 10 रुपये में, तो एक का प्राइस कितना होगा? 5 रुपीज़ ईच हुई ना वो। अब इसकी क्या प्राइस हो गई? 10 रुपीज़ ईच हो गई। तो जो प्राइस वैल्यू है वो 5 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 10। बट क्वांटिटी क्या हो गई हमारी? डिक्रीज हो गई, 2 से 1 हो गई। तो यहाँ पे भी लिखा है, अगर हमारी प्राइसेस जो कमोडिटीज इंक्रीज हो रही है, तो इसका हम क्या मान सकते हैं कि मनी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है। मतलब अर्लियर द सेम मनी वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ विल ब्रॉट मी 2 पेंसिल्स, बट नाउ सेम वैल्यू ऑफ मनी विल ब्रॉट मी ओनली 1 पेंसिल। मतलब मनी की वैल्यू कम हो गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये रिलेशन बताने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है, नथिंग टू डू विद द एग्जामिनेशन। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी पॉइंट है कि कैसे हम लिंक कर सकते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड वैल्यू ऑफ मनी को। फिर यहाँ पे वो आपको बताई गई हैं कि बार्टर सिस्टम की क्या डेफिशिएंसीज थी, जैसे कि कैरी फॉरवर्ड फंक्शन नहीं था, कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ करना इतना ईजी नहीं था। आपकी जो वेल्थ है, मान लीजिए 1 लाख ऑफ वीट है, 1 लाख के जी ऑफ वीट है, आप उसको कहाँ कहाँ पे लेके जाएंगे? बट 1 लाख ऑफ रुपीज़ है, आप उसको कहीं पे भी ट्रैवल करा सकते हैं, कहीं पे भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। द नेक्स्ट इज पेरिशेबिलिटी एंड अ लॉट ऑफ स्पेस। स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, वैल्यू ऑफ मनी मस्ट बी सफिशिएंटली स्टेबल। ये क्या लाइन है देखिए, हाउ एवर टू परफॉर्म दिस फंक्शन, मतलब बार्टर सिस्टम की जगह अगर मनी को लेनी है तो मनी जो है उसको स्टेबल होना पड़ेगा। अगर मनी स्टेबल नहीं है, मतलब आज के दिन में आपको मनी 10 रुपीज़ के बदले में 2 kg ऑफ वीट दिला रहा है, और कल ये जाके 10 रुपीज़ के बदले में ओनली 200 ग्राम्स ऑफ वीट दिलाए, फिर परसों वापस 10 रुपीज़ में आपको ये 4 kg ऑफ वीट दिलाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि मनी की वैल्यू जो है वो स्टेबल नहीं है। कभी 10 रुपीज़ ऑफ वर्थ इक्वल्स हो जाता है 2 kg ऑफ वीट, कभी ये हो जाता है 200 ग्राम ऑफ वीट, कभी हो जाता है 4 kg ऑफ वीट। तो क्या रीज़न है? मनी जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक ये इतना अच्छा एक मेजर और मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा।
फिर हम देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो मूव करती हैं टुवर्ड्स एन इकोनॉमी विच यूज लेस कैश एंड मोर डिजिटल ट्रांजेक्शंस। तो यही क्या है, आपकी कैशलेस सोसाइटी होती है। कैशलेस मतलब क्या है, कैश लेस नहीं है, वो कंप्लीटली इवेशन नहीं हुआ आपका कैश का यूसेज कम हो गया है। अ कैशलेस सोसाइटी डिस्क्राइब्स एन इकोनॉमिक स्टेट वेयर बाय फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस are not connected with the money in the form of physical banknotes or coins but rather through the transfer of digital information। और ये आपके बहुत सारे तरीके से हो सकता है। ई वॉलेट्स है, अभी आपका जो करंटली चल रहा है वो ई रुपी भी चल रहा है। अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज ई रुपी, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर इसका बाद में बता दूंगा। फिर है आप देखते हैं डिमांड फॉर मनी, कि मनी की डिमांड करता कौन है, मनी की डिमांड होती कैसे है, मनी की डिमांड क्यों होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स विल डिटरमाइन द मनी पीपल विल वांट टू कीप। क्या मतलब है इसका, मान लीजिए एक इकोनॉमी है, उसके अंदर 10 ट्रांजेक्शन्स पर डे होती हैं, और एक इकोनॉमी है जिसके अंदर 20 ट्रांजेक्शन्स पर डे होती हैं एक फैमिली की, और एक इकोनॉमी है जिसके अंदर एवरी इंडिविजुअल फैमिली मेक्स 30 ट्रांजेक्शन्स पर डे। अब मुझे आप बताइए कि कौन सी ऐसी फैमिली होगी जिसको मनी की डिमांड ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रही है उसको हर कुछ टाइम के अंदर अपना पैसा चाहिए होगा ट्रांजेक्शन करने के लिए, कुछ उसको खरीदना है, कुछ उसको बेचना है, किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, या कुछ भी करना है। तो जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है आपकी जब, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मनी ज़्यादा डिमांड भी करेंगे। तो यही सबसे पहला पॉइंट है आपका, कि जितनी ज़्यादा मनी की डिमांड होती है, जितनी ज़्यादा उसकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी मनी की डिमांड होगी। इट शुड ऑल्सो बी क्लियर दैट अ राइज इन इनकम विल लीड टू अ राइज इन डिमांड फॉर मनी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो आपकी मनी की डिमांड भी तो बढ़ जाएगी, मनी जो आप डिमांड करेंगे वो भी बढ़ जाएगी। Also, when people keep their saving in the form of money rather than putting in a bank which gives them interest, how much money people keep also depends on the rate of interest। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब आप बैंक्स के अंदर अपनी मनी स्टोर करते हैं, वो आप कब स्टोर करेंगे, जब आपकी मनी वैल्यू को वो अच्छा रिटर्न मिलेगा। मतलब जब तक आप बैंक्स आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तभी तक तो आप मनी अपनी स्टोर करेंगे बैंक के अंदर। अगर बैंक बोले कि आपको हमें चार्ज देना है जब आप अपनी मनी हमारे पास रख रहे हैं और हम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो आप कभी भी बैंक के अंदर पैसा रखेंगे ही नहीं। तो ये भी डिटरमाइन करता है कि प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मार्केट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपकी मनी जो है वो डिमांड होती है। तो मान लीजिए मनी डिमांडेड कब हो जाएगी, जब आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। बैंक कहता है कि अर्लियर अ पर्सन व्हेन यूज्ड टू सबमिट और डिपॉजिट 100 रुपीज़ वी विल गिव देम 5% इंटरेस्ट। मतलब जब वो 1 साल बाद यहाँ से निकालेगा उसको 105 रुपये मिल जाएंगे। नाउ वी हैव इंक्रीज आर रेट टू 10%। नाउ व्हाट विल द पर्सन गेट आफ्टर अ ईयर, 110 रुपीज़। तो जब आपको पता है आपको पहले 105 मिल रहे थे और आपको 110 रुपीज़ मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मनी बैंक में रखना चाहेंगे और कम से कम अपने पास होल्ड करना चाहेंगे। तो जब आप अपने पास मनी कम होल्ड करते हैं तो आप मनी की डिमांड क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर देते हो। ऐसे आपके सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी डिमांडेड कम्स डाउन। यही हमने अभी पढ़ा है। अब हम देखते हैं सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई कौन करता है। बट सबसे पहले एक सेंट्रल बैंक को पढ़ते हैं। मनी सप्लाई आपका सेंट्रल बैंक ही करता है, मनी जो क्रिएट करता है, इशू करता है, इशूमेंट्स ऑफ करेंसी, वो कौन करेगा, आपका सेंट्रल बैंक ही करेगा। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक होता है हर कंट्री का, जो सबसे टॉप पे होता है, कि वो सबसे मेन बैंक है आपका। अब इंडिया का आप मुझे बताइए कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है। आपको मुझे बताना है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है। व्हाट इज द सेंट्रल, विच वन इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड। आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आरबीआई। यहाँ पे भी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया गॉट्स इट्स सेंट्रल बैंक इन 1935। आपके लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। जो आरबीआई है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1935 के अंदर।
इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आरबीआई कौन से एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है? दैट इज ऑल्सो नोन एज आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट ऑफ 1935 के अंदर आरबीआई जो है आपका इस्टेब्लिश हुआ था। अब आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं? आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। और एक आपके आप बैंक होते हैं जो सप्लाई ऑफ मनी, हमने देख लिया, मनी क्रिएट करेगा आरबीआई, उसका वो फंक्शन है। करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। बट आपके और भी बैंक्स होते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होंगे? कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? जो कॉमर्स के पर्पज से बैंकिंग कर रहे हैं। कॉमर्स का मतलब क्या होता है हमें पता है, एज अ टाइप ऑफ बिजनेस है ये। मतलब इनका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग इनका मोटिव होगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या आरबीआई का मोटिव भी प्रॉफिट मेकिंग होता है? नहीं होता है। आरबीआई डजंट वर्क टू मेक प्रॉफिट। आरबीआई कुछ भी काम इसलिए नहीं करता है कि उसे प्रॉफिट बनाना है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? कमर्शियल बैंक सिंपली एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड आउट पार्ट ऑफ दीज फंड्स हु वांट टू बोरो। मतलब लोग बैंक्स में क्या करते हैं? पैसे जमा कराएंगे, और जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है उन्हीं का कुछ पार्ट जो उनके पास लोगों ने डिपॉजिट कराया था उसमें से कुछ पार्ट लोगों को लैंड आउट कर देंगे, लोन दे देंगे। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, पार्ट। इस पार्ट को इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे पार्ट क्यों लिखा गया है। अगर मान लीजिए मैंने सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक में 100 रुपये जमा कराए हैं, तो कोई और अगर इंसान लोन लेने आता है वो उसको 100 रुपये ही क्यों नहीं दे रहे हैं? वाई अ पार्ट ऑफ 100 ओनली? अब आप मुझे बताइए कि आपने मान लीजिए 100 रुपीज़ बैंक में जमा कराए। आपकी ये 100 रुपीज़ आपको अभी सुनने में छोटा लग रहा होगा, हम इसको मानते हैं आपने बैंक में 10 करोड़ रुपीज़ जमा कराए हैं, और आपको मंथली एक्सपेंसेस के लिए कितना आप खर्च करते होंगे? मान लीजिए 1 करोड़। 1 करोड़ बहुत होता है आपके एक्सपेंसेस के लिए। तो बैंक को क्या पता है? बैंक को पता है कि ये जो इंसान है इसका ऑन एन एवरेज जो डिमांड होता है मनी का 1 करोड़ पर मंथ होता है, और इसकी डिपॉजिट 10 करोड़ पर मंथ होती है। मैं सेफर साइड के लिए मान लेता हूँ कि कभी कभी इसको ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाएगी तो ये मेरे से 2 करोड़ रुपीज़ ले लेगा, बट फिर भी आई हैव लेफ्ट विद द 8 करोड़ रुपीज़। 8 करोड़ लेफ्ट है मेरे पास, इसीलिए क्या लिखा हुआ? पार्ट। मुझे कुछ ना कुछ पैसा तो ऐसे रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, ये एक डिपॉजिट करा है मेरे पास जो मेरा पैसा नहीं है, उसी इंसान का पैसा है, और ये जब मुझसे मांगने आएंगे मुझे इनको देना होगा। तो अगर मैं सारा ही लैंड कर दूंगा, 10 करोड़ के 10 करोड़ लैंड कर दिए मैंने, तो जब ये मांगने आएंगे इनको मैं क्या बोलूँगा कि आपके पैसे मैंने किसी और को दे दिए? तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे तो आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए बैंक्स आर ओनली अलाउड टू गिव अ पार्ट ऑफ योर डिपॉजिट एज अ लोन। और स्प्रेड एक वर्ड आता है आपका, स्प्रेड का मीनिंग क्या होता है? स्प्रेड सीधी सी बात है कि बैंक कुछ प्रॉफिट कमाएगा। अब बैंक प्रॉफिट कैसे कमाएगा? मान लीजिए आपने कुछ डिपॉजिट कराया बैंक में, और आपने कभी एक बार बैंक से लोन लिया। आप हमेशा देखेंगे कि बैंक में जब आप डिपॉजिट करने जाएंगे आपको 2 to 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, कि हम आपको 100 रुपीज़ के ऊपर मान लीजिए रिटर्न जब आएगा आपका तो या तो 102 आएगा या फिर मैक्स टू मैक्स 104 और 105 जाएगा। बट जब आप लोन लेने जाते हैं आपको वो 8 to 15% तक के इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। मतलब आपने अगर मेरे से आज 100 रुपीज़ बोरो किए हैं 1 ईयर के लिए, तो जब आप मेरे को रिटर्न करने आएंगे, मान लीजिए मैंने आपको एट द रेट ऑफ 10% दिया था वो लोन, तो आपको मुझे 1 साल बाद 110 रुपये लौटाने होंगे। और आपने सेम बैंक में एट द रेट ऑफ 3% डिपॉजिट जमा कराई थी 100 रुपीज़ की, तो आपको 1 साल बाद कितना देगा बैंक? 3 रुपीज़ देगा, 103 रुपीज़। बैंक को कितना मिला? 110 रुपये। तो बैंक के पास 10 रुपये एक्स्ट्रा है, उसमें से उसने आपको 3 रुपीज़ इंटरेस्ट दे दिया। द बैंक वॉज लेफ्ट विथ 7 रुपीज़। यही क्या है? बैंक का स्प्रेड होता है। इज द प्रॉफिट एप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक। स्प्रेड इज द प्योरली द प्रॉफिट विच इज एप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक। अब हम देखते हैं बहुत सारी है ना, एक कहानी पढ़ते हैं पहले तो, कि मान लीजिए एक गोल्ड स्मिथ है नेम्ड लाला इन द विलेज। तो लाला क्या करता है, लोग क्या करते हैं, लाला के पास आते हैं और अपना सोना जमा करा देते हैं, अपना गोल्ड उसके पास सबमिट कर देते हैं। और लाला क्या करते हैं, लाला इन द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड
गिव्स अ रिसीट टू पीपल, लोगों के रिसिप्ट देते हैं कि इस इंसान का मेरे पास 100 ग्राम गोल्ड सबमिट है, एंड ये जो रिसिप्ट मैं दे रहा हूँ ये सेम वैल्यू करता है एज अ 100 ग्राम ऑफ गोल्ड कोइन। तो लोग क्या करते हैं, उस काम के अंदर सबके पास ऐसे रिसिप्ट्स है, तो सब लोगों को पता है कि अगर एक इंसान मेरे पास ये 100 ग्राम ऑफ गोल्ड की रिसिप्ट लेके आ रहा है और मुझे कह रहा है कि आप ये 100 ग्राम ऑफ गोल्ड की रिसिप्ट रख लीजिए और बदले में क्या करिए, मुझे 100 kg ऑफ गेहूँ दे दीजिए, वीट दे दीजिए, तो अब वो क्या करेगा, वो दे देगा ना, इसलिए उसको पता है कि अगर मैं ये रिसिप्ट लेके जाऊंगा लाला के पास में, वो मुझे फटाफट अपने लॉकर से 100 ग्राम ऑफ गोल्ड निकाल के दे देगा, 100 ग्राम ऑफ लॉकर गोल्ड, वो मुझे इजीली 100 ग्राम ऑफ गोल्ड निकाल के दे देगा। तो देखिए, ही हैड इश्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 100 kgs ऑफ गोल्ड एट दिस टाइम, रामू कम्स टू लाला एंड आस्क फॉर अ लोन ऑफ 25 kg ऑफ गोल्ड। अब एक नई इसके अंदर क्या सिनेरियो बनता है, देखिए हमने देखा कि अगर लाला ने इशू करा रिसिट, तो उसके पास उतना गोल्ड उसके लॉकर के अंदर है। मान लीजिए टोटल मिला के लाला के पास 100 kg ऑफ गोल्ड आया है। अब एक रामू नाम का आदमी आता है और लाला से बोलता है कि मुझे 25 kg गोल्ड का लोन चाहिए, क्या लाला उसको दे देंगे? लाला ने ये ऑब्जर्व करा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, कि जब लोगों को मैं रिसीट्स इशू कर देता हूँ उसके बाद बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कराने आते हैं। लोग अपनी रिसीट्स को ही मार्केट के अंदर एक्सचेंज करते रहते हैं और उसी से उनका काम चल जाता है, बाइंग और सेलिंग का। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास एट ए टाइम 50% ऑफ स्टॉक रहता ही रहता है, इससे ज़्यादा तो कभी गया ही नहीं है। मतलब 50% 100 kg का कितना होगा, 50 kg। और रामू को कितना लोन चाहिए, रामू को तो सिर्फ और सिर्फ 25 kg ऑफ लोन ही चाहिए, तो मैं इसको दे देता हूँ। अब रामू को लोन देना है, तो अब मुझे बताइए, देखिए जब रामू को लोन दिया, इफ़ लाला गिव्स लोन ऑफ 25 kg गोल्ड टू रामू, रामू could also pay Ali with the 25 kg of gold, and Ali could keep the 25 kg of gold with Lala in the return for a paper receipt. तो अब लाला ने क्या करा, 25 kg ऑफ गोल्ड दे दिया रामू को एज ए लोन। रामू को किसी शाम को पैसे देने थे, तो शाम को पैसे देने की बजाय रामू ने इसको 25 kg ऑफ गोल्ड दे दिया। अब शाम क्या करता है, शाम का एक ही काम है, शाम जाके लाला को ये सारे गोल्ड जमा करा देगा और बदले में 25 kg की रिसीट दे देगा। अब यहाँ पे केस क्या हुआ, ये देखिए। इफेक्टिवली मुझे ये बताइए कि लाला के पास वॉल्ट में गोल्ड कितना है। पहले 100 kg था ना, उसमें से 25 रामू को दे दिया, ही लेफ्ट आउट विद 75 kg। शाम जब वापस आया और उसने 25 kg ऑफ गोल्ड दिया, तो वापस से वोल्ट में 100 kg हो गया। बट हियर इज द कैच, स्टार्टिंग में जब रामू के पास लाला ने 100 kg ऑफ गोल्ड रखा हुआ था, उसके बदले में 100 रिसीट इशू की होंगी, सही है। फिर 25 kg ऑफ गोल्ड का लोन दे दिया उन्होंने, और शाम आके वापस से 25 kg ऑफ गोल्ड जमा कराते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 25 रिसीट्स इशू हुई ना। तो अब क्या हुआ, 100 रिसीट्स एंड 25 रिसीट्स, कितना होगा, 125। तो हमने क्या देखा, गोल्ड जो है मार्केट के अंदर वो तो सिर्फ और सिर्फ 100 kg ही है, बट जो रिसीट्स हैं वो 125 kg की हैं। ऐसे कैसा हुआ, ये किस लिए कर रहे हैं लोग? अगर लोगों को पता चला कि लाला ऐसा कर रहा है, तो क्या वो उसके साथ गोल्ड रखेंगे? नहीं रखेंगे। इसीलिए सबसे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका होता है ट्रस्ट। लाला के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, इसलिए उसके पास रखते हैं। तो देखिए, एक सेकंड में इसको पहले इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं, देखिए, इफ लाला गिव्स लोन टू 25 kg ऑफ गोल्ड, रामू कुड ऑल्सो पे अली विद 25 kg ऑफ गोल्ड, एंड अली की जगह हमने शाम पढ़ा है, अली could keep 25 kg of gold with Lala in return for a paper receipt. In effect, paper receipts acting as a money
would have risen to 125 kg. It seems like लाला हैज़ क्रिएटेड मनी आउट ऑफ थिन एयर, मतलब उसने हवा में पैसे बना लिए. गोल्ड उसके पास 25 kg था, 100 kg था, उसने रिसीट्स इशू कर दी 125 kg की. कमर्शियल बैंक का भी सेम यही काम होता है. आपसे वो 100 रुपीज़ लोन पे ले रही हैं, डिपॉजिट में ले रही हैं. उसके बाद में मान लीजिए उन्होंने 80 रुपीज़ इशू कर दिए मार्केट के अंदर. अब जब घूम के वापस 80 रुपीज़ बैंक में आएंगे तो बैंक के पास टोटल एसेट कितने हो गए? 180 हो गए ना. बट इफेक्टिवली आपने कितने जमा कराए थे? आपने तो 100 जमा कराए थे. ऐसा ही बैंक करती हैं. देखिए, पीपल फिर बैंकों को पैसा देते क्यों है? पीपल प्रेफर टू कीप मनी इन द बैंक्स बिकॉज, क्यों करते हैं? बैंक्स ऑफर टू पे सम इंटरेस्ट ऑन एनी डिपॉजिट मेड. ऑल्सो इट मे बी सेफर टू कीप एक्सेस फंड ऑफ इन अ बैंक रेदर देन एट होम. और ये सेफ भी होता है. अगर आप घर पे पैसा रखते हैं तो हो सकता है वो चोरी हो जाए, बट आप बैंक में रख रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे. अब व्हाट डज बैंक डज विद द फंड दैट हैव बीन डिपॉजिटेड विद. अब बैंक के पास जो पैसा आया है वो उसका करेंगे क्या? व्हाट विल दे डू. हमने ऊपर क्या देखा? लाला ने क्या करा था? वही बैंक करेंगे, वो लैंड करेंगे. तो अब बैंक मस्ट देयरफॉर बैलेंस इट्स लैंडिंग एक्टिविटीज़. इसके अंदर ऊपर जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ दिए और बैंक ने 100 ही लैंड कर दिया. अब आप जब पैसा लेने आए, आपने बोला मुझे 50 रुपीज़ की ज़रूरत है, मुझे दीजिए. वो बोला वो तो हमारे पास है ही नहीं. हंस के आपको बोलते हमारे पास नहीं है. तो आप क्या करोगे? आपका भरोसा चला जाएगा ना उससे, कि मैंने आपको ट्रस्ट करके अपना पैसा दिया और आपने किसी और को दे दिया, और जब मैं अपना ही पैसा मांगने आया हूँ आप मुझे मेरा ही पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप कभी बैंक में जमा ही नहीं करोगे. इसीलिए ये ट्रस्ट जो है वो बना रहे, उसके लिए कौन वर्क करता है? आरबीआई वर्क करता है. बैंक्स हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स का मेन मोटो ही है प्रॉफिट. तो वो तो 100 का 100 दे देंगे अगर उसका बच्चा ले तो. बट आरबीआई यहाँ पे इंटरवीन करता है. आरबीआई बैंक्स को कहता है ऐसा तो मैं नहीं करने दूंगा कि आप लोग जो जमा करा रहे हैं आप वो सारा ही पैसा लैंड करते जा रहे हो. ऐसे तो लोगों का मनी में से, बैंकिंग सिस्टम में से भरोसा उठ जाएगा. तो बैंक आप एक काम करिए, 100 रुपये आते हैं, उसमें से 20% आप रिजर्व रख लो, बाकी लैंड कर दो. तो क्या होगा? 20 रुपीज़ बैंक ना आरबीआई के पास रखेगा और 80 रुपीज़ उसके पास बचेंगे, वो लैंड कर पाएगा. तो क्या होता है? ए बैंक मस्ट देयरफॉर बैलेंस इट्स लैंडिंग एक्टिविटीज सो एज टू इंश्योर सफिशिएंट फंड आर अवेलेबल टू रीपे एनी डिपॉजिटर ऑन डिमांड. अब इसी से हम देखेंगे कि मनी क्रिएट कैसे होगा आपका बैंकिंग सिस्टम के अंदर. तो सबसे पहले देखिए, बैंक कैन सिंपली लैंड बिकॉज दे डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल डिपॉजिटर्स टू विड्रॉ व्हाट दे हैव डिपॉजिटेड एट द सेम टाइम. बैंक्स को पता होता है कि मेरे पास 10 लाख डिपॉजिटर्स हैं और ऑन एन एवरेज हर एक इंसान ने 1 रुपी सबमिट कर रखा है, तो मेरे पास 10 लाख रुपीज़ हैं. बट मुझे ये भी पता है कि 10 लाख में से जो हर महीने डिमांड आती है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपीज़ की आती है. तो मेरे पास 5 लाख रुपीज़ बचे ही रह जाते हैं. वो कोई निकालता भी नहीं है, ना मैं कहीं पे काम ले सकता हूँ. तो मैं क्या करूँगा? मैं इन 5 लाख को लोन पे दे देता हूँ. तो जब बैंक ये सारी चीज़ें करता है ना, उसकी एक बैलेंस शीट होती है. बैलेंस शीट आपकी कुछ ऐसी दिखेगी जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखे होंगे. यहाँ पे आपका सीरियल नंबर होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपकी लाइबिलिटीज़ होगी, यहाँ पे एसेट्स होंगे. ऐसे दोनों साइड में होती हैं. सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ एनी फर्म. तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट बैंक का क्लेम होता है. मतलब हमारा एसेट क्या है? हमारा एसेट वो है जो हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट जमा करा रखे हैं, वो हमारा एसेट है, हमारा क्लेम है. जब हम उसको क्लेम करना चाहेंगे तब हम जाके बैंक से वो पैसा लेके आ सकते हैं, वो हमारा राइट है. तो कन्वेंशनली द एसेट ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड एंड द लाइबिलिटीज ऑन द राइट. तो कन्वेंशनली ये है कि एसेट जो है आपके वो लेफ्ट में लिखे जाते हैं और लाइबिलिटीज़ आपकी राइट में लिखी जाती हैं. अब मैं होप करता हूँ आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप 12th के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपको इतना तो मालूम ही है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं. बट ये लेफ्ट और राइट में लिखी जाती हैं, ये हमने अभी देख लिया है. तो एसेट्स क्या होंगी? एसेट्स आर थिंग्स अ फर्म ओन्स और व्हाट अ फर्म कैन क्लेम फ्रॉम अदर्स इन केस ऑफ अ बैंक. अब बैंक क्या क्लेम करता है? आप मुझे बताइए कि बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं क्या वो बैंक का क्लेम है?
नहीं ना, वो बैंक की ऑब्लिगेशन है, एक लाइबिलिटी है। क्लेम किसका है? वो क्लेम वो है पीपल का, वो क्लेम है पीपल का, जिन्होंने उसको जमा कराया है बैंक के अंदर। तो बैंक का क्या क्लेम हो सकता है? यस, लोन्स। लोन्स जो है वो बैंक का क्लेम है। लोन्स आर द थिंग्स विच बैंक ओज टू अदर्स। लोन्स आर द क्लेम्स विच अदर्स ओज टू बैंक्स, नॉट बैंक्स टू अदर्स। तो देखिए, बैंक जो है, मान लीजिए व्हेन द बैंक गिव्स आउट अ लोन ऑफ 100 टू अ पर्सन, दिस इज अ बैंक क्लेम ऑन दैट पर्सन ऑफ ₹100। अनदर एसेट दैट अ बैंक हैज इज रिजर्व्स। तो दो चीज़ें होती हैं। रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व जो डिपॉजिट होती हैं कमर्शियल बैंक्स कीप विद द सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स कैश। अब ज़रूरी नहीं ना बैंक के पास खुद का कुछ पैसा ना हो, बैंक्स के पास खुद का भी कुछ कैश होता है। आप जब पढ़ेंगे, ये स्केड्यूल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 500 करोड़ इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इस्टेब्लिश ए बैंक। तो ये 500 करोड़ क्या है? ये बैंक का कैश ही तो है, कैश बैंक का एसेट है। कुछ बैंक्स के पास रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व किसके साथ होते हैं? आरबीआई के साथ में। और कुछ बैंक के लोन्स होते हैं। ये जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, यही आपके बैंक के एसेट बनाती हैं। ये सारी चीज़ें आपके बैंक के एसेट में आती हैं। लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा फिर? लाइबिलिटीज़ में आपके आएंगी डिपॉजिट्स। जो जो डिपॉजिट हैं वो बैंक्स की लाइबिलिटी होती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी हम नीचे देख लेते हैं। तो एक आपका फॉर्मूला आता है नेटवर्थ का। नेटवर्थ इज नथिंग बट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। मतलब कितने बैंक के एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, नेटवर्थ। तो मान लीजिए बैंक के 100 रुपीज़ एसेट्स हैं, इसका कैश मिला लो आप, इसकी आरबीआई के साथ रिजर्व्स को ऐड कर लो और उसके लोन्स को गिन लीजिए, और लाइबिलिटीज़ उसकी 80 हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 80, 20। मतलब नेटवर्थ 20 है बैंक की। बैंक की नेटवर्थ 20 रुपीज़ है। तो ये देखिए, एसेट्स लेफ्ट में लिखा है, लाइबिलिटीज़ राइट में लिखी हैं। बैलेंस शीट एक फिक्शनल बैंक की है ये। अब हमने ये भी पढ़ा था साथ साथ कि बैंक जो है ये 100 रुपीज़ एक साथ लैंड नहीं करेगा, इसका कुछ पार्ट ही लैंड कर सकता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आरबीआई जो है वो कुछ रिजर्व अपने पास रखवा लेगी। ये हमने पढ़ा था। तो इससे क्या हुआ? रिजर्व जब आरबीआई हर बार रखवा लेती है जितनी डिपॉजिट होती हैं, तो मान लीजिए सबसे पहले इनिशियली बैंक के पास 100 रुपीज़ आए थे। आरबीआई ने बोला आप मेरे पास कुछ रिजर्व रखिए और बचा हुआ पैसा मान लीजिए 90 रुपीज़ ले जाइए वापस। अब नेक्स्ट टाइम जब ये 90 रुपीज़ लोन पे देगा बैंक, बैंक की टोटल डिपॉजिट कितनी हो जाएगी? 190 हो जाएगी। अब इस पे भी आरबीआई बोलेगा इस 90 रुपीज़ जो है आपके पास एक्स्ट्रा, इसका कुछ रिजर्व रखो मेरे पास और बाकी ले जाओ। तो ऐसे क्या होगा? हर बार आरबीआई के पास कुछ कुछ रिजर्व रखा जाएगा और ये जो टोटल अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये 190 जो है बैंक की डिपॉजिट्स है, बट अगर मैं लोनेबल अमाउंट लिखूं तो वो कितना होगा? वो तो 90 होगा ना। 90 में से वापस आरबीआई मान लीजिए 10 रुपीज़ रखवा लेता है, तो नेक्स्ट टाइम बैंक 80 रुपीज़ का लोन दे पाएगा। अब 80 में से मान लीजिए आरबीआई इस बार 10 रुपीज़ रखवा लेगा, तो 70 का लोन दे पाएगा। आपको पता है धीरे धीरे जाके लास्ट टाइम पे जब 10 आएगा, 10 रुपीज़ का जब ये लोन दे देगा, तो आरबीआई बोलेगा 10 रुपीज़ और रख दो मेरे पास। तो ये क्या होगा? अब कुछ देने के लिए नहीं बचेगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये लिमिट हो गया। आपके बैंक्स के जो फंक्शन थे, इससे अब लिमिट हो गए हैं कि वो एक लिमिट तक ही लोन्स को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब रिजर्व क्या होगा इसका। ये जो रिजर्व है ना आरबीआई अपने पास रखवा रहा है, इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। इसी का नाम है कैश रिजर्व रेशो या फिर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप एज अ रिजर्व, या फिर सिंपली रिजर्व रेशो। ये तीनों इसी के नाम है। ये आ गया आपको समझ में? अब एक कैश रिजर्व रेशो जो होता है, इसके अलावा एक पॉइंट और है आपका SLR का, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। यहाँ पे जो वर्ड स्टैट्यूटरी है, ये स्टैट्यूटरी क्यों है? मतलब स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, ये किसी लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये कौन से लॉ में होगा? ये आपके जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 और एक आपका आरबीआई एक्ट है, इनके अंदर ये क्या है, रेशियोज मेंशन्ड होते हैं। ये इसके अंदर लिख के देते हैं कि
आपका जो एसएलआर है वो इतना परसेंट आपको रखना होगा, एक रेशियो है वो आपको रखना होगा। बट एक मेजर डिफरेंस होता है जो आपका सीआरआर और एसएलआर के अंदर होता है। क्या होता है? देखिए, जो सीआरआर है और जो एसएलआर है, हैं दोनों रिजर्व, ये भी रिजर्व है। बट ये जो सीआरआर है वो जो कमर्शियल बैंक है ना वो आरबीआई के पास रखेगा। ये जो एसएलआर है ये कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा टू ओन सेल्फ। यही डिफरेंस है मेजरली। सीआरआर आपका आरबीआई के पास रहता है और एसएलआर बैंक्स खुद अपने पास रखता है। तो अब चलिए हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। ये आपकी टेबल यहाँ पे बना के दे रखी है, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स से डिफाइन कर रखा है। इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम नहीं जाएंगे, हम सीधा देखते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है और मनी मल्टीप्लाई कैसे होती है बैंक्स की। सपोज करिए एक बैंक के पास मैं ना ये हेडिंग हटा देता हूँ और ये चीज़ हटा देता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। मान लीजिए 20% जो है वो आपका सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब एनी टाइम और एवरी टाइम अ डिपॉजिट इज मेड इन द बैंक, 20% ऑफ इट इज विल बी रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व विद द आरबीआई। ये समझ आया यहाँ तक? तो मान लीजिए अब 100 रुपीज़ बैंक के पास आते हैं, उसमें से उसका 20% कितना होगा? 20 रुपीज़ वो बैंक को अपने पास रखना है। तो लोन देने के लिए कितना बचेगा? 100 माइनस 20, 80 रुपीज़। तो मान लीजिए इसका आप बैंक ने लोन दे दिया, तो अब नेक्स्ट टाइम जब बैंक लोन देगा 80 रुपीज़ का, इसका इनको 20% वापस से सेव करना है। तो 80 का 20% कितना होगा? 16 रुपीज़। अब 80 का 16 यहाँ पे रख लिया, तो नेक्स्ट टाइम ये सिर्फ और सिर्फ 64 रुपीज़ का लोन दे पाएंगे। ये 64 रुपीज़ का लोन दिया, अब इसका इनको 20% रखना है वापस से। तो ये साइकिल क्या चलती रहती है। ये साइकिल कब तक चलेगी अब हमें ये पता लगाना है। इसका सीधा सीधा ये होता है, जब आपके रिजर्व जो हैं वो आपकी इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल हो जाएंगे, जब जो आपके रिजर्व हैं वो आपकी इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल हो जाएंगे, तब ये टेबल यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि स्टॉप कहाँ पे होगा? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको सीधा याद करना है। मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर मतलब मनी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम एक के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो के होता है वो क्या होता है? के होता है आपका 1/CRR। सीआरआर क्या है आपका? कैश रिजर्व रेशियो। आप जब इसको 1 के अपॉन में लिख देते हैं ना, आपका मनी उतने टाइम मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैं इसे क्या पता लगा सकता हूँ? देखिए, मान लीजिए मेरा सीआरआर था 10%, तो ये के क्या होगा आपका? 1/10%। अब मुझे परसेंट हटाना है, तो 10 के अपॉन में 100 आ जाएगा। अब ये जो 100 है ये ऐसे नीचे तो 3 फ्रैक्शन रह नहीं सकते ना, हमने मैथ्स पढ़ी है। ये क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 100/10। 100/10 होगा आपका, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये बचेगा 10। अब जो 10 आया ये क्या आया आपका? मल्टीप्लायर आया है। मतलब अब मान लीजिए आपका 10 मल्टीप्लायर आया कि जो बैंक है, जो इनिशियल डिपॉजिट है ना आपको, उसको 10 टाइम्स तक मार्केट के अंदर रिवॉल्व करेगा, उसको घुमाएगा, 10 टाइम तक ही लैंड कर पाएगा, उसके बाद वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद जो रिजर्व है ना वो आपका इनिशियल अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। तो अब मैं मानता हूँ कि मेरे पास 1000 रुपीज़ इनिशियली डिपॉजिट हुए थे और 10% मेरा सीआरआर था। तो मुझे ये बताना है कि टोटल मनी बैंक कितनी जनरेट कर लेगा इससे। तो क्या होगा? सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, कितने टाइम मल्टीप्लायर आएगा मेरा, पहले वो निकालना है मुझे। वो मैंने पहले ही निकाला हुआ है 10% का, कि 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हो जाएगी जो इनिशियल डिपॉजिट है उसके। इनिशियल डिपॉजिट हमें पता है 1000 रुपीज़ की है, तो 1000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, ये क्या आएगा? 10,000 रुपीज़। मतलब फ्रॉम अ सिंगल 1000 रुपीज़ बैंक इज एबल टू जनरेट अ 10,000 रुपीज़। 1000 से उसने 10,000 रुपीज़ जनरेट कर लिए बैंक ने। ये है आपका मल्टीप्लायर। देखिए, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/, कैश रिजर्व रेशो। सीधा सही है। अब हमें एक लिंक देखना है पहले, कि मान लीजिए आपका जो कैश रिजर्व रेशो है ये मनी मल्टीप्लायर है, ये हम यहाँ पे अलग से लिख के रख देते हैं। ठीक है, एक बार आपका मान लीजिए मनी मल्टीप्लायर जो है, सीआरआर जो है वो 10% है, और एक बार आपका सीआरआर जो है वो 20% है। अब आप मुझे ये बताइए कि
जब आपका 10% रिजर्व होगा तब बैंक ज़्यादा पैसा बना पाएंगे, या फिर जब 20% रिजर्व होगा तब। ऑब्वियसली जब बैंक्स को रिजर्व कम रखना पड़ रहा है तो उसका क्या मतलब है, बैंक मनी ज़्यादा लैंड कर पा रहा है, और जितनी ज़्यादा बैंक्स मनी लैंड कर पा रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो पैसा बना रहे हैं। हमने ये भी तो देखा था। तो CRR क्या होता है, CRR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी मल्टीप्लायर। मतलब CRR जितना ज़्यादा होगा मनी मल्टीप्लायर आपका उतना ही कम होता रहेगा। अगर 10% है तो बैंक्स 10 टाइम्स लोन कर पाएंगे, लैंड कर पाएंगे, बट 20% है अगर, तो बैंक सिर्फ और सिर्फ 5 टाइम्स ही लैंड कर पाएंगे। उसके बाद वो रिजर्व आपके इक्वल आ जाएंगे इनिशियल डिपॉजिट के। अगर 30% होता है तो और कम होगा, 40% होता है तो और कम होगा, और अगर 50% होता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स ही हो जाएगा। ऐसे कर करके ये कम होता जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो मनी सप्लाई है मल्टीप्लायर वाली, ये कौन कंट्रोल करता है, क्या ये कंट्रोल हो सकती है, और करता है तो कैसे, कौन करेगा और कैसे करेगा। जो मॉनेटरी सप्लाई कंट्रोल करने का काम है ना, वो RBI का है। RBI वर्क करता है। CBSE बोर्ड का तो सीधा PYQ ही है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका MCQ के अंदर पूछा गया था कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई कौन करता है। आपको ऑप्शंस में दिया हुआ था RBI, गवर्नमेंट, बैंक्स, कमर्शियल बैंक जो थे, ये सब ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। RBI जो है उसके पास बहुत सारे ऐसे मेजर्स होते हैं जिससे कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और RBI के कुछ फंक्शंस भी होते हैं कि RBI कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो RBI के फंक्शंस क्या होते हैं, RBI कुछ सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें एक तो है वो बैंक है ऑफ बैंक्स, बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकर टू द बैंक, मतलब वो बैंक्स का भी बैंक है। जब बैंक को भी कुछ मदद चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं, वो RBI के पास जाते हैं। जैसे कि हमें अगर कुछ पैसे चाहिए तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, तो अगर कमर्शियल बैंक को कुछ मनी चाहिए तो वो RBI के पास जाएगा। तो हमारा बैंक जैसे कमर्शियल बैंक है, वैसे ही बैंक्स का बैंक RBI है। सेम बैंकर टू द गवर्नमेंट, RBI जो है वो गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। मतलब गवर्नमेंट को भी कुछ अगर चाहिए होते हैं मॉनेटरी हेल्प तो RBI करता है। एक आपका जो बुक में मेंशन्ड है वो है लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या है, देखिए वर्ड्स ब्रेकडाउन करना आपको आना चाहिए। वर्ड्स ब्रेकडाउन अगर हम करते हैं, सबसे पहले आपका लेंडर। लेंडर क्या होता है, जो मनी को लैंड करता है। ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट मतलब सबसे एंड में आप जिसके पास जाके पैसे मांगेंगे। इसका मतलब क्या है, आप अपने ऊपर लेके देखिए, आपके पास कभी कुछ मॉनेटरी इश्यूज आते हैं तो आप सबसे पहले किससे लैंड करेंगे, आप अपने इमीडिएट फ्रेंड्स या फिर फैमिली से लैंड करेंगे, जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो आपको जज नहीं करेंगे उनसे। और सबसे लास्ट आप किससे लैंड करेंगे, अपने रिश्तेदारों से, क्योंकि वो आपको जज करेंगे, वो आपकी अफवाहें बनाएंगे। ये आपके लास्ट रिजॉर्ट के लैंडर्स हैं कि चलो अब मैंने हर जगह से लैंड कर लिया, कोई नहीं कर रहा, अब मुझे इनके पास जाना ही पड़ेगा। तो सेम इज़ द केस विद द RBI। जब बैंक्स के पास सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं कि वो कहीं से पैसे लैंड कर सकें और उनको कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तो RBI उनकी हेल्प करता है। RBI लास्ट में खड़ा रहता है उनकी हेल्प करने के लिए। तो RBI जो है वो आपके कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को इन वेरियस वेज। उसको हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव से आप क्या समझते हैं कि वो जो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई है ना, उसको क्वांटिफाई कर पाएंगे कि अगर RBI ने ये डिसीजन लिया कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, उससे जो मनी सप्लाई में चेंज आएगा वो काउंटेबल होगा। मतलब हम उसको क्वांटिफाई कर पाएंगे कि कितना बड़ा चेंज हुआ है, वेदर इट इज़ ऑफ 5%, वेदर इट इज़ ऑफ 10,000 और या फिर कोई और नंबर, कि वो कम हुआ, इंक्रीज़ हुआ, कुछ भी हुआ, कितने परसेंट से कम ज़्यादा हुआ, कितने रुपीज़ से कम ज़्यादा हुआ, ये हम उसको क्वांटिफाई कर पाएंगे। क्वालिटेटिव मतलब हमें इतना पता है कि ये अगर मैंने डिसीजन लिया, इससे मार्केट में या तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी, बट मुझे ये नहीं पता है कि कितने अमाउंट में वो इंक्रीज़ होगी और कितने अमाउंट में वो डिक्रीज़ होगी।
तो इसी के अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो एक पढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक आपका क्या पॉइंट था, सीआरआर। सीआरआर और एसएलआर हमने पढ़ा ऊपर, ये आपके दोनों क्वांटिटेटिव में आएंगे, ये तो हमें अलग से पढ़नी ही नहीं है। ये क्वांटिटेटिव के फॉर्मूले हैं आपके कि सीआरआर मान लीजिए मैंने 5% से 10% कर दिया, तो ऑब्वियसली मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस ही होगी, क्योंकि बैंक्स को अब ज़्यादा रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है, तो वो कम मनी लैंड कर पाएंगे, और अगर कम मनी लैंड करेंगे तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, इसलिए आपकी मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। इसको एक डिटेल में बताने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ कि मानिए आपका सीआरआर 10% था, जो आरबीआई ने बढ़ा के 20% कर दिया। तो बैंक्स को जब 10% ही रखना था और उन्होंने आप 20% रखा, तो यहाँ पे अगर उसके पास 100 रुपीज़ आ रहे थे तो वो 90 लोन पे दे रहे थे, और अब 80 ही लोन पे दे पा रहे हैं, तो क्या हुआ, लोनेबल अमाउंट ही कम हो गया, तो ऑब्वियसली मार्केट में मनी सर्कुलेट भी कम होगा। मनी सर्कुलेशन से ही आपका सारा निकलता है, मनी सर्कुलेट ही कम हो रहा है, तो हम क्या समझ रहे हैं कि मार्केट में मनी की डिमांड भी कम हो गई है। अब देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, वर्ड ब्रेकडाउन करते हैं, ओपन एंड मार्केट ऑपरेशंस, मतलब ओपन के अंदर कुछ मार्केट ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट, इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये कौन बाय सेल करता है, ये आरबीआई करता है। तो आरबीआई क्या बाय करेगा, क्या सेल करेगा, आरबीआई मान लीजिए मार्केट अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है और गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। अब आरबीआई जब सिक्योरिटी सेल कर रहा है तो मतलब कोई खरीदने वाला भी तो है। आरबीआई ने लोगों को सेल करा, कॉमन पीपल को सेल करा। आरबीआई ने जब लोगों को सिक्योरिटी सेल करी, लोग बदले में क्या देंगे, कैश देंगे। किसको, आरबीआई को। तो क्या हुआ, लोगों के पास चली गई सिक्योरिटी, कैश चला गया आरबीआई के पास। तो इससे क्या हुआ, मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आ गया, पीपल से पैसा आरबीआई के पास आ गया। इससे क्या हुआ, मार्केट के अंदर आपकी मनी सर्कुलेशन ही कम हो गया ना। तो हमने क्या सीखा, जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर सेल करता है तो मनी सर्कुलेशन कम हो जाता है। अब हम इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं, आरबीआई सिक्योरिटीज बाय कर रहे हैं। बाय किससे करेगा, लोगों से। लोगों से बाय करेगा तो लोगों को बदले में क्या देगा, कैश देगा। लोगों के बदले में कैश दिया तो कैश किसके पास गया, लोगों के पास। लोगों के पास कैसा गया, कैश गया, तो मनी सर्कुलेशन आपका क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। यही आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंदर बाय और सेल का पॉइंट आता है। ये भी आपकी क्या है, क्वांटिटेबल है ना, कि आरबीआई को पता है मुझे 1000 बॉन्ड को सेल करना है, मुझे 10,000 बॉन्ड्स को बाय करना है। ये क्वांटिफाइबल है। इससे कितना चेंज आएगा मनी सर्कुलेशन में। 1 बॉन्ड की वैल्यू अगर 10 रुपीज़ है और मैंने 10,000 रुपीज़ बाय करे, तो ये कितना होगा, एक जीरो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, 1 लाख रुपये जो है मार्केट से कम हो जाएंगे। यही आपका क्वांटिफाइबल है। अब जो आपकी ये सेलिंग और बाइंग होती है ना, ये 2 तरह की होती है। एक होती है आउटराइट और एक होती है रेपो। आउटराइट मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं कि इसके अंदर कोई आरबीआई प्रॉमिस नहीं करता है कि मैंने अगर आज ये सिक्योरिटी सेल कर दी है ना, इसको मैं कोई फ्यूचर डेट के ऊपर बाय भी करूँगा। आपने डायरेक्टली सेल कर दिया है कि मैं सेल करके भूल चुका हूँ कि अब मुझे ये लेनी है नहीं लेनी है, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपकी मर्ज़ी है। आप कभी बेचोगे, मुझे नीड होगी तो मैं ले लूँगा, नहीं होगी तो नहीं लूँगा, बट मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये होता है आपका आउटराइट ऑपरेशन। एक होता है आपका रेपो। रेपो का मतलब क्या होता है, रेपो का मतलब होता है रीपरचेज। तो इसमें क्या होता है, रीपरचेज कौन करता है, अब आरबीआई क्या करता है, सेल कर रहेगा सिक्योरिटी। आरबीआई सबसे पहले देता है बाय कर रहा है सिक्योरिटी। बाय कैसे करता है, आरबीआई डायरेक्टली क्या है, पब्लिक से डील नहीं करता है, क्योंकि जब आरबीआई अगर पब्लिक से डील करने लगा फिर बहुत बड़ा स्कोप बन जाता है। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक से डील कर लेगा। कमर्शियल बैंक को कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे देगा। कैसे देगा, जब आरबीआई कुछ सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज़ बाय करी, बट एट अ रेपो।
रेपो मतलब कमर्शियल बैंक जो है वो एक रीपर्चेज एग्रीमेंट में साइन करेंगे कि हम अभी आपको ये सेल कर रहे हैं, बट किसी एक फ्यूचर डेट पे, किसी एक फ्यूचर प्राइस के ऊपर हम ये आपसे वापस ले लेंगे, किसी एक फ्यूचर इंटरेस्ट रेट के साथ में। ये क्या हुआ, एक रीपर्चेज एग्रीमेंट हो गया, इसी को हम रेपो कहते हैं। तो अब रीपर्चेज एग्रीमेंट यहाँ पे बाय का था, तो सेल का भी हो सकता है कि आरबीआई क्या कर रहा है, कुछ सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, बट ऑन अ सर्टन कंडीशन दैट मैं सिक्योरिटी सेल कर रहा हूँ आपको बैंक्स को, और क्या करूँगा बदले में आपको आपसे पैसे ले लूँगा। बट जब मैं आपसे सेल कर रहा हूँ ना, तो मैं 1 साल के लिए सेल करूँगा इसको, 1 साल बाद मैंने आपसे 100 रुपीज़ लिए हैं, मैं आपको 105 रुपीज़ पे कर दूंगा वापस। ये क्या हुआ, ये रेपो को इन्होंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट और रिवर्स रेपो। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, रेपो रेट हम किसको बोलेंगे। अब रेपो जो है उसकी भी कुछ रेट होगी ना, कि रेपो तो था हमने रिपर्चेज करा, किस रेट के ऊपर रिपर्चेज करा, वो एक रेट रेपो रेट हो जाएगी आपकी। मान लीजिए कमर्शियल बैंक ने लोन लिया, आरबीआई लोन क्या सिक्योरिटीज़ बेची आरबीआई को एट अ रेट ऑफ 5%, तो वो क्या है आपकी रेपो रेट है 5%। मतलब कमर्शियल बैंक 5% इंटरेस्ट पे करेंगे जब वो रीपर्चेज करेंगे उसको। सेम आपकी एक रिवर्स रेपो रेट भी हो जाएगी, वो कौन पे करेगा, आपका आरबीआई पे करेगा, किसको, कमर्शियल बैंक्स को, जब वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो उन्होंने डिसाइड करा है वो सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेज करेंगे। ये हो गया आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होती है ना, वो आपकी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, ये 1-1 साल के लिए साइन नहीं करते हैं। जब देखा जाता है इन प्रैक्टिस तो 7 डे, 14 डे और मैक्स टू मैक्स ये 30 डेज़ के लिए करेंगे। रेपो रेट इससे ज़्यादा नहीं होती, और 7 डे भी बहुत ज़्यादा है, ये ओवरनाइट भी होती है। अब आप बोलेंगे सर ओवरनाइट के अंदर तो फिर क्यों करते हैं, उसमें तो कुछ इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं होगा। हमें लगता है इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा, 100 रुपीज़ के ऊपर तो क्या ही इंटरेस्ट जनरेट होगा। 1 साल के अंदर अगर 2% रेपो रेट है तो 102 रुपये मिलेंगे हमें। बट आपको क्या लगता है, आरबीआई और बैंक्स की ट्रांजेक्शन इतनी छोटी होती है, दे डील्स इन लैक्स ऑफ करोड्स, ये लैक्स ऑफ करोड़ के अंदर डील करते हैं। तो इसके ऊपर जब 1 साल के लिए नहीं बल्कि 1 दिन के लिए भी अगर कोई इंटरेस्ट निकालना होगा ना, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होगा, इसलिए इतनी लो होती हैं। आगे आपको समझ में। अब चलिए हम आगे वाली देखते हैं, एक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब ये जो यहाँ तक का पार्ट है ना, ये आप बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई से हैं पर्टिकुलर, उनके लिए ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ तक ही है जो आपसे पूछता है सीबीएसई बोर्ड आपका। इसके अंदर आपके जो एनसीईआरटी के अंदर है वो कुछ चीज़ें कम दी हुई हैं, जैसे आरबीआई के सारे फंक्शंस इन्होंने नहीं बता रखे हैं कि वो क्या है। वो एक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी है। आरबीआई जो है वो एक बैंकर टू द बैंक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट है। ये सारे फंक्शंस इसके अंदर नहीं बता रखे हैं। बट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, आप सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़ते हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर अवेलेबल है और आप वहाँ से ये कैच कर लेंगे। जो मेन थ्योरेटिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो आप चाहें तो आप इस वीडियो को यहाँ तक छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको आगे कुछ इंटरेस्टिंग और पढ़ना है तो आप वीडियो तक बने रह सकते हैं। ये ना जो पार्ट है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कुछ टर्म्स। अब मैं थोड़ा उस मोड में शिफ्ट होऊंगा जहाँ पे मैं इतनी बेसिक क्लैरिटी नहीं दूंगा, मैं कुछ टर्म्स को डिफाइन करूंगा, टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले एक जो आता है आपको टर्म आती है वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एक कॉस्ट होती है जो आप अकर करते हैं, जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को लेते हैं और किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ते हैं। कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है और आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन है कि आप 100 रुपीज़ को या तो बैंक में जमा करा दीजिए या फिर आप उसका कैश रख लीजिए। ठीक है, अब आप डिसाइड करते हैं कि चलो मैं 50 रुपीज़ बैंक में जमा कराऊंगा और 50 रुपीज़ कैश रखूंगा। अब बैंक जो है आपको 50 रुपीज़ के ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करेगा
और कैश जब आप रखते हैं, इसकी वैल्यू नॉर्मली मान लीजिए कि इन्फ्लेशन नहीं होता इकोनॉमी के अंदर और आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपने कहीं पे इसको इन्वेस्ट करा, कैश जो रखा आपने इसको कहीं पे लोन पे दे दिया, उसके वैल्यू में आपको 5% इंटरेस्ट मिला। अब ये जो आपने यहाँ पे 5% इंटरेस्ट दिया, ये आपका कम है ना ऑब्वियसली 10% से। आपने कुछ यहाँ पे लॉस इनकर करा, आपका यहाँ पे लॉस इनकर्ड हुआ, तो ये जो कॉस्ट है ना इस लॉस की, कि जब आप 50 रुपीज़ लोन पे देने की बजाय अगर 50 रुपीज़ बैंक में रखते, तब आपको जो प्रॉफिट होता वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि आपकी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंकर हुई। देखिए, money is the most liquid of all assets in the sense that it is universally acceptable and hence can be exchanged for other commodities very easily. On the other hand, it has an opportunity cost. कब होता है? While deciding on how much money to hold at a certain point of time, one has to consider the trade-off between advantage of liquidity and the disadvantage of the foregone interest. मतलब मैंने 50 रुपीज़ कैश रखा, तो मैंने क्या करा, अपनी जो एडवांटेज थी, अगर मैं उसको बैंक के अंदर रखता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, उसको छोड़ दिया। तो क्या है? एडवांटेज फोरगॉन इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि जो लोग हैं, पीपल डिजायर टू होल्ड मनी बैलेंस ब्रॉडली फॉर 2 मोटिव्स। इन्होंने ये होल्ड क्यों करा? इनको बैंक में जमा कराने पे इंटरेस्ट मिल रहा था, बट फिर भी लोगों ने कुछ होल्ड करना चाहा। क्यों करना चाहा? इसके 2 मोटिव होते हैं। सबसे पहला है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है? ट्रांजैक्शन मोटिव वो होता है जब आप मनी को होल्ड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि आपको मालूम है मुझे एक महीने के अंदर 10 to 15 ट्रांजेक्शन करने होते हैं, जिसका अल्टीमेटली अमाउंट निकल के 50 रुपीज़ ही आना है। तो मैं 50 रुपीज़ को बार बार बैंक में से निकालूँ, उससे अच्छा मैं 50 रुपीज़ को जमा ही नहीं कराता हूँ। तो ये मेरा ट्रांजैक्शन मोटिव हो गया। ये बात यहाँ से समझ आई। इसमें एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रखा है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे इतना ज़्यादा कि क्या है क्या नहीं है। एक टाइम हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। अगर सबसे पहले आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब हमें पता है क्या होती है? स्पीड होती है ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। मनी सर्कुलेट कितना जल्दी करती है, वो होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। मान लीजिए एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया था कि एक एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर को हर महीने फर्स्ट ऑफ मंथ को एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है। तो जब फर्स्ट ऑफ मंथ होती है, एम्प्लॉय को 100 रुपीज़ सैलरी मिल जाती है, और जब मंथ एंड आता है, लास्ट के डेज के ऊपर इसके पास 0 पैसे बचते हैं, ये सारे खर्च कर देता है। और इन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या माना कि मान लीजिए ये खर्च किस पे करेगा? कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, और वो प्रोडक्ट जो है वो ये एम्प्लॉयर है ना, जिस फैक्ट्री का ओनर है, यही फैक्ट्री बनाती है। तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, जब इसके पास लास्ट में जाके 0 हो जाएगा, इसने सारा मतलब क्या करा है? इसी फैक्ट्री से परचेज करा है। तो क्या होगा? मंथ एंड के अंदर इस फैक्ट्री के पास 100 रुपीज़ आ जाएंगे। अब जैसे ही फर्स्ट डेट आएगी, ये जो 100 रुपीज़ हैं ये 0 बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें इसको सैलरी पे करनी है। यहाँ तो समझ आया? तो ये क्या हुआ? मनी आपकी सर्कुलेट हो रही है। अब अगर यही स्पीड जो है वो आपकी शॉर्ट इंटरवल्स के अंदर होती है, तब आपकी क्या होती है? वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। और मान लीजिए ये सिर्फ एक एग्जांपल था, इसके अलावा आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं। तो क्या होगा? और ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी आपकी मार्केट के अंदर। तो जितनी ज़्यादा ये ट्रांजेक्शन होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ती जाएगी। यही आपकी टर्म है जो इसके अंदर लिखी हुई है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक आपका कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है स्टॉक और फ्लो वेरिएबल का। वन इज स्टॉक एंड वन इज फ्लो। इसको हम कैसे एग्जांपल से पढ़ते हैं? देखिए, मान लीजिए आज मेरे पास बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज़ है। तो इससे मुझे क्या आता है, क्या समझ आता है कि मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ ना एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि मेरे पास कल 9,000 रुपीज़ थे, परसों मेरे पास 8,000 रुपीज़ थे, और 10 दिन पहले मेरे पास 5,000 रुपये थे। तो क्या हुआ? मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना कि एट अ पर्टिकुलर डे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आई हैव अ सर्टेन अमाउंट। इसको हम बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल क्या होता है? इट कीप्स चेंजिंग।
जैसे कि आपकी मान लीजिए स्टॉक प्राइसेस होती हैं, दे चेंजेस विथ मिली सेकेंड्स और इवन माइक्रो सेकेंड्स। उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हो कि आज इस टाइम के ऊपर क्या था, हालांकि वो अब ट्रैकेबल है बट पहले नहीं हो सकता था, इसलिए वो एक फ्लो वेरिएबल में आता था। तो देखिए, वी आर अल्टीमेटली इंटरेस्टेड इन द लर्निंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इन द इकोनॉमी एंड द नॉमिनल जीडीपी इन अ गिवन ईयर। अब इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे जीडीपी और जो मनी सप्लाई ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी रिलेशन निकाली है। ये कैसे निकलेगी, जीडीपी और रिलेशन, जीडीपी के अंदर और ट्रांजेक्शन के अंदर रिलेशन कैसे निकलती है। जीडीपी कब होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में। प्रोड्यूस कोई फैक्ट्री करती है, ये हमें पता है। फैक्ट्री ज़्यादा कब प्रोड्यूस करेगी, जब उसके पास ज़्यादा इनकम हो रही है। फैक्ट्री की जो इनकम होती है वो क्या होता है, कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग होती है। कंज्यूमर स्पेंड करेंगे तभी तो फैक्ट्री रन करेंगी। कंज्यूमर स्पेंड करेंगे तो वो क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हमारा रिलेशन नहीं निकला जीडीपी का और ट्रांजेक्शन्स का, निकला ना। जीडीपी से ट्रांजेक्शन के ऊपर हम यहाँ तक आ गए चल के। तो हमने क्या देखा, अगर ये ट्रांजेक्शन कम हो जाती हैं, सपोज करिए ट्रांजेक्शन कम हो जाती हैं, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी। कंज्यूमर स्पेंड कम करेगा तो इनको इनकम भी कम होगी। इनकम कम हुई तो फैक्ट्री के पास कम पैसा जाएगा। फैक्ट्री के पास कम पैसा गया तो फैक्ट्री प्रोड्यूस भी कम करेगी। तो इससे अल्टीमेटली क्या निकल के आया, ट्रांजेक्शन्स एंड जीडीपी हैव ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर एक कंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज हो रही हैं तो उसकी जीडीपी भी हम समझ सकते हैं कि वो भी बढ़ी होगी। जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन बढ़ रही है हम मान सकते हैं कि जीडीपी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। बट क्या ये हर टाइम ट्रू है, ज़रूरी तो नहीं है। क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने जब ऊपर लाला वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, उसके पास 100 kg ऑफ गोल्ड था बट उसके अगेंस्ट उसने 125 kg ऑफ रिसीट्स दे रखी थी। तो अब क्या हुआ, ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी जीडीपी हर टाइम बढ़े ही। इसका यही सेंस है बताने का कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप पढ़ेंगे कि आपकी ट्रांजेक्शन इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी। हो सकता है कि जो मनी जो है वो हैंड्स के अंदर जितनी चेंज हो रही है, जितने लोग उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ परचेज ना कर रहे हो, बस कुछ ट्रांजेक्शन्स को सेटल कर रहे हो। एक होता है आपका मनी को होल्ड करने का मोटिव, वो होता है स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेशन क्या है, कुछ अर्न करना है उनको, कुछ उनको रिटर्न चाहिए, कुछ उनका एक हिडन मोटिव है। तो हम मान के चलते हैं कि पूरी कंट्री के अंदर जितने भी एसेट हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, स्टॉक मार्केट में एसेट्स हो, बॉन्ड्स हो, मनी होल्ड करी हो, डिपॉजिट्स हो, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड आपको पता ही है, बॉन्ड आपकी गवर्नमेंट इशू करती है या फिर कुछ कमर्शियल बैंक्स भी इशू, कमर्शियल बॉडीज़ भी इशू करती हैं। बॉन्ड में एक चीज़ होती है, फेस वैल्यू लिखी होती है। एक उसके अंदर ये लिखा होता है कि कितने टाइम के लिए वो बॉन्ड है, सपोज करिए 1 ईयर के लिए है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी होती है या फिर उसको हम कूपन रेट भी बोलते हैं। तो एक बॉन्ड इशू होता है, मान लीजिए एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़, कि ये जो भी बॉन्ड है ना, जिस किसी को भी खरीदना है उसके लिए उसको 100 रुपीज़ मुझे पे करने पड़ेंगे, वो उसकी है फेस वैल्यू। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए है, इट इज़ फॉर 1 ईयर, एंड आई विल गिव द बॉन्ड होल्डर बेयरर अ 10% ऑफ कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 1 साल के बाद अगर वो इंसान मेरे पास आता है, उसने खरीदा कितने में था, 100 रुपीज़ ऑफ फेस वैल्यू के अंदर, जब वो मेरे को ये ला के प्रोड्यूस करेगा तो मैं उसको उससे ये ले लूँगा और उसको बदले में 110 रुपीज़ पे कर दूंगा। ये होता है आपका बॉन्ड का सिस्टम। अब अज्यूम करते हैं हम कि जो मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट है ना वो 5% है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक बॉन्ड का, एक मार्केट का। हम मानते हैं कि एक 100 फेस वैल्यू के ऊपर आपका बॉन्ड इशू हुआ और उसकी इंटरेस्ट रेट 10% थी। तो मुझे ये बताइए कि 1 साल के बाद वो कितना रिटर्न देगा, 110 का। 110 में कितने, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला एट द प्राइस ऑफ 100। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं 5% चल रही है। तो अगर मैं बैंक में ही 100 रुपये जमा कराना चाहता हूँ, मुझे 1 साल बाद इसके बदले में कितना मिलेगा, 105 ही तो मिलेगा। अगर मुझे 110 चाहिए तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली
₹4.7 बैंक में जमा कराने होंगे, तब जाके मुझे 1 साल बाद वो 110 बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न आई हैव टू सबमिट मोर इनटू द बैंक्स एंड लेस इनटू द बॉन्ड्स। तो लोग क्या करेंगे, लोग जाके बॉन्ड ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि उनको कम जमा कराना पड़ रहा है और उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे उनको ज़्यादा सबमिट करना पड़ रहा है, उनको कम मिल रहा है। तो ये जो आपकी वैल्यू है ना 100, इसके ऊपर अगर किसी ने इसको खरीदा है, परचेज किया है, ये आपकी एसेट वैल्यू हो गई, ये प्राइस है बॉन्ड का। अब मान लीजिए ये 104 पे आप बैंक्स के अंदर जमा कराने के ऊपर 110 मिल रहे हैं मुझे। तो मान लीजिए कि मुझे कोई बॉन्ड लेना है बट वो मुझे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं किसी और को बोलता हूँ, वो मुझे बोलता है ठीक है मैं दे दूंगा बट मैं आपसे 101 रुपीज़ चार्ज करूँगा। आप सोचोगे ये भी मेरे लिए फेयर डील ही तो है, मुझे 101 दे के भी 110 मिलेंगे अगर, तो भी मुझे 9 रुपीज़ का प्रॉफिट है, विच इज़ बेटर देन द प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज़ थ्रू द बैंक। आप ले लोगे। कोई इंसान इसके लिए 102 रुपीज़ भी पे करने को तैयार होगा क्योंकि उसके बदले मुझे 8 रुपीज़ का मिलेगा। कोई 103 भी पे कर देगा क्योंकि उसके बदले मुझे 6 मिलेगा। 104 तक भी लोग पे करेंगे क्योंकि उन्हें 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे बताइए कि क्या कोई इंसान 105 रुपीज़ पे करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि 105 से कम यहाँ पे उनको रखने के अंदर बैंक के अंदर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो क्या हुआ, आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करे ना यहाँ पे। ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसी को हम बोलते हैं प्रीमियम। आपका ये प्रीमियम होता है, आपने कुछ फेस वैल्यू के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे दिए जिसको हमने प्रीमियम बोला और आपको बदले में कुछ रिटर्न मिला। अब हम देखते हैं एक रिलेशन। ये यहाँ पे ग्राफ को बहुत टिपिकली एकदम कॉम्प्रोमाइज़ करके एकदम अच्छे से है ना कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ है, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ यही उस ग्राफ में लिखा हुआ है, यही सारे इन आगे 2-3 पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। अब है ना हम देखते हैं 2 सिनेरियोस कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी ना मार्केट की 5%, ये बढ़ के हो जाती है 6%। तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए ये बढ़ के 6% हो गई तो मुझे 104.6 के बजाय मुझे मान लीजिए 103.6 रुपीज़ रखने पड़ रहे हैं और उसके बदले में मुझे 110 रुपीज़ रिटर्न में मिल जा रहे हैं। तो क्या हुआ, 104 की जगह मुझे 103 रखने पड़े तो मुझे 110 रुपीज़ मिल गए। अब जो लोग यहाँ पे 104 पे करने को तैयार थे, क्या अब वो लोग पे करेंगे 104? नहीं करेंगे ना, क्योंकि 103 पे करने के ऊपर इनको 110 रुपीज़ बैंक में मिल रहे हैं, तो वो 104 रुपीज़ बॉन्ड्स के क्यों पे करेंगे। इससे क्या देखने को मिलता है, इससे पता चलेगा कि ये लोग अब अपने बॉन्ड को सेल कर देंगे क्योंकि उनको पता है हमें यहाँ पे बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जैसे ही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी, लोगों ने अपने बॉन्ड्स को सेल कर दिया। अब एक सिनेरियो देखते हैं कि जब ये 6% से 4% पे आ गया तो अब क्या होगा, 103 पहले आप रुपीज़ दे रहे थे तब आपको 110 मिल रहे थे, अब आप 106 देंगे तब आपको 110 रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे ये जो 105 देने को तैयार नहीं थे, ये भी 105 में परचेज कर लेंगे इसको, क्योंकि उनको पता है बैंक में तो मुझे 106 देने पड़ेंगे तब जाके मुझे 110 मिलेंगे। मुझे यहाँ पे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 4 रुपीज़ का, तो भी मैं ये 5 रुपीज़ वाला लूँगा। तो हमने देखा कि जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम हुई, आपके बॉन्ड्स को लोग ज़्यादा बाय करने लगे, उनकी डिमांड बढ़ गई। यही रिलेशन हमें पढ़ना था कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड। यही हमने देखा। अब मान लीजिए एक स्पेकुलेशन करता हूं मैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आज जो 8% ऑफ इंटरेस्ट रेट है मार्केट के अंदर वो 6% होने वाली है, मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो बताइए मैं क्या करूंगा। मैं और ज़्यादा बॉन्ड खरीदूंगा ना, हमने अभी तो देखा यहाँ पे 6 से 4 हो गई, तो बैंक से मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए मैं बॉन्ड ज़्यादा परचेज करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है इनवर्स फॉलो करते हैं ये, जितनी ज़्यादा कम होती है बॉन्ड्स की डिमांड उतनी ज़्यादा ही बढ़ती रहती है।
फिर एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है कि ये जो 8% है वो बहुत कम है, ये रेट है ना बढ़ने वाली है, 10% हो जाएगी। तो पहले जब मुझे 102 रुपीज़ बैंक में सबमिट करके 110 मिल रहे थे, अब मुझे 100 सबमिट करके 110 मिल जाएंगे, रेट बढ़ गई। तो ये क्या हुआ, ये तो बॉन्ड्स के इक्विवेलेंट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट ही इनको सेल कर दूंगा ताकि मैं गेन बना सकूँ कि ये 2 दिन बाद 108 से 10 चली जाएगी, मैं इसको आज ही सेल कर देता हूँ। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, ऐसे प्रेशर डेवलप होता है। जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट की है वो कम होने वाली है, मार्केट के अंदर बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी अचानक से। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड खरीदेंगे क्योंकि उनको पता है बॉन्ड की प्राइस कम होने वाली है, अब बॉन्ड का रिटर्न बढ़ने वाला है। और जब 8% से 10% होगा तो लोग सेल कर देंगे क्योंकि उनको बैंक्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यही हमें पढ़ना था, यही सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। एक टर्म जो है वो आपकी टाइम डिपॉजिट है, और टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट इनको दोनों ही बोलते हैं। और एक आपकी होती है डिमांड डिपॉजिट्स। ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि डिमांड डिपॉजिट जो है आप जब भी डिमांड करेंगे तब आपको मिल जाएगी, और टाइम डिपॉजिट आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मिलेगी, जैसे कि आपकी एफडी होती है। ये आपको समझ आ गया होगा। एक देखिए क्या है, ट्रांजैक्शन डिमांड एंड स्पेकुलेटिव डिमांड, दो तरह की होती है कंपोनेंट मनी सप्लाई के। द फॉर्मर मतलब ट्रांजैक्शन डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू रियल जीडीपी। हमने देखा अभी ऊपर कि जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसका हम ये समझ सकते हैं, उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जीडीपी भी उतनी बढ़ रही होगी। बट स्पेकुलेटिव डिमांड जो थी वो इनवर्स रिलेटेड थी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्यों थी, आपकी डिमांड बॉन्ड्स की कम हो रही थी जब आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, और जब आप कम हो रहे थे तब वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। ये हमने अभी पढ़ा था। एक क्या है, एवरी करेंसी नोट बियर्स ऑन इट्स फेस अ प्रॉमिस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ आरबीआई दैट इफ समवन प्रोड्यूसेस अ नोट टू आरबीआई और एनी अदर कमर्शियल बैंक, आरबीआई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द पर्सन परचेसिंग पावर इक्वल टू द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द नोट। भाई तो देखा था लाला वाला एग्जाम्पल कि 100 ग्राम ऑफ गोल्ड दिया, उसके बदले में मैं एक रिसीट दूंगा, और वो ये रिसीट एक प्रॉमिस है कि अगर कोई भी रिसीट ला के लाला को देगा तो उसको बदले में 100 ग्राम ऑफ गोल्ड वापस दे देगा। सेम इज द केस विद आरबीआई नोट। तो हम क्या देखते हैं, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करेंसी होती है ना, उसको एक टर्म दिया गया है फिएट मनी। फिएट मनी इज नथिंग बट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड और सेंट्रली इश्यूड करेंसी, मतलब सेंट्रल बैंक के थ्रू वो इश्यूड है, गवर्नमेंट के थ्रू बैक्ड है। दे डू नॉट हैव इंटरेस्टिंग वैल्यू लाइक अ गोल्ड और सिल्वर कॉइन। अब है ना, जरूरी नहीं है कि हर फिएट मनी की एक इंटरेंसिक वैल्यू हो। अब आप पूछेंगे इंटरेंसिक वैल्यू क्या होती है, तो इंटरेंसिक वैल्यू वो होती है, मान लीजिए एक सिल्वर कॉइन था पहले, तो सिल्वर कॉइन की जो फेस वैल्यू है कि 1 सिल्वर कॉइन डिनोट्स 1 रुपी, एंड जो सिल्वर कॉइन का खुद का वेट है, सिल्वर कंटेंट है, उस सिल्वर की भी वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो ये है उसकी इंटरेंसिक वैल्यू। बट क्या मुझे बताइए, जो मान लीजिए जब हमारे 2000 रुपीज़ के नोट आए थे, वो नोट जिस पेपर से बना हुआ है, क्या उस पेपर की वैल्यू 2000 थी? नहीं ना, वो उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं थी। उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू तो मान लीजिए 2 रुपीज़ होगी प्रिंटिंग की, उस पर सबको जो प्रिंट हुआ, उस पेपर का जो भी खर्चा है, वो टोटल मिला के 2 रुपये था। तो उसकी फेस वैल्यू थी 2000, ना कि उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू। यही होती है आपकी फेस वैल्यू, इंटरेस्टिंग वैल्यू। अब हमने जब फिएट मनी पढ़ लिया, उसके बाद में हम एक टर्म पढ़ते हैं लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी क्या होता है? लीगल टेंडर मनी होने के लिए आपकी कंडीशन होती है कि फर्स्टली इट शुड बी अ फिएट मनी फर्स्ट। पहले वो फिएट मनी होनी चाहिए फर्स्ट, मतलब लीगली ऑथराइज होनी चाहिए, लीगली बैक्ड होनी चाहिए। अब अगर उसको लीगल टेंडर बनना है, लीगल टेंडर टर्म से बन के देखिए, लीगल एंड टेंडर, वो लीगल है। मतलब अगर मुझे कुछ सेटलमेंट करना है मनी का, मैं किसी से 10 लाख रुपीज़ उधार लिया था, आज मैं मुझे वो 10 लाख रुपीज़ लौटाने हैं किसी को, आई हैव टू रिटर्न 10 लाख रुपीज़, और मैं उसके पास 500 रुपीज़ के नोट लेके गया सारे, और वो मुझे मना कर देता है कि मैं ये नहीं लूँगा। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 500 रुपीज़ नोट्स आर लीगल टेंडर्स, मतलब द पर्सन रिसीविंग दैम इज लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दिस। वो ये मना नहीं कर सकता है क्योंकि ये आरबीआई ने ऑथराइज करा है। तो हम क्या समझे कि एवरी लीगल टेंडर इज अ फिएट मनी।
ये तो था क्योंकि कंडीशन ये थी। बट आप मुझे बताइए कि क्या एवरी फिएट मनी हैज़ टू बी ए लीगल टेंडर? द आंसर इज नो। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़े आपके कॉइन्स हैं। जब आप कॉइन्स को देखते हैं ना, आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, 20 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, 1 रुपये के, 2 रुपये के। अब मान लीजिए आपको एक आईफोन परचेस करना है 70,000 का, आप 70,000 1 रुपीज़ के कॉइन लेके जाते हैं। आप 70,000 कॉइन लेके गए, बोले ये लीजिए गिन लीजिए। अब आप बोलेंगे, आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ये लीगल टेंडर है, तो आप गलत हैं। 1 रुपये कॉइन लीगल टेंडर नहीं है, और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो लीगल टेंडर नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब द स्टोर ओनर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दीज कॉइन्स एज अ मोड ऑफ पेमेंट। वो मना कर सकता है, बट गवर्नमेंट जो है ना आपकी कुछ लिमिट्स लगा रखी है। मान लीजिए जैसे 1 रुपीज़ के हैं, शायद ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1000 कॉइन्स तक अलाउड है कि आप 1000 कॉइन्स तक पे कर सकते हैं, तब तक कोई मना नहीं कर सकता उनको एक्सेप्ट करने से। बट उसके बाद करता है तो वो आप उसको केस नहीं कर सकते हो कि आप मुझे मना नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका डिफरेंस फिएट मनी के अंदर और लीगल टेंडर के अंदर। लीगल टेंडर लीगली बाउंड होता है फॉर द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स, बट नॉट इन द केस ऑफ फिएट मनी। फिर आपकी 2-3 टर्म्स आती हैं, वो हैं नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, और कुछ मनी के टाइप्स जैसे कि M1, M2, M3। हमने जब बैंक पढ़ा था, बैंक के अंदर डिपॉजिट्स पड़ी थी, उसके अंदर क्या था, एक डिमांड डिपॉजिट थी जो मैंने बैंक में रखी थी, और एक मेरे पास खुद के पास कुछ करेंसी थी। ये तो था जब हमने 100 रुपीज़ अर्न करे थे, 50 रुपीज़ मैंने बैंक में डिमांड डिपॉजिट कर दिया था, सबमिट कर दिया था, और 50 रुपीज़ मैंने अपने पास रखे थे। ये जो है ना DD प्लस CC, यही आपकी है M1। इसको हम M1 नेम से डिनोट करते हैं। जो आगे आपकी M2, M3, M4 हो जाती है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जब मैंने ये डिमांड डिपॉजिट लिया था, बैंक के साथ में था ये, अब मैं CC प्लस DD कर देता हूँ, प्लस एक और डिपॉजिट ऐड कर देता हूँ विच इज़ सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। कि जो पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक्स है ना, उसके अंदर जो डिपॉजिट है वो भी अगर मैं काउंट करता हूँ, विच दिस विल गिव मी द M2। ठीक है, हम पोस्ट ऑफिस सेविंग कर लिया तो ये मेरे को मिल जाएगा M2। अब मैं एक M3 निकालता हूँ, तो M3 के लिए पहले कंडीशन है कि M2 वाला यहाँ पे लिख दो, एक चीज़ और ऐड कर दो, वो क्या, टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। DD क्या था, डिमांड डिपॉजिट था, मैंने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तभी काउंट होगा। अगर मैंने 50 रुपीज़ की FD कर रखी थी तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होती। बट अब मैं वो भी टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक कर देता हूँ काउंट, तो वो मेरी M3 हो जाती है। और M4 में ये दोनों मिला दो M3 के, प्लस ऐड कर दो एक और, क्या, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मतलब इसमें भी टाइम डिपॉजिट आ गई पोस्ट ऑफिस की। ये हो गई आपकी M4। अब एक ऑप्शन मैं आपको चॉइस देता हूँ, मुझे बताइए कि इनमें से सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है। मतलब लिक्विड क्या होता है कि आप इंस्टेंटली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली M1 था ना आपका लिक्विड सबसे ज़्यादा। क्यों? बैंक के अंदर आपकी डिमांड डिपॉजिट है, आप उसको जब डिमांड करेंगे तब आपको मिल जाएगा, और करेंसी तो है ही सबसे ज़्यादा लिक्विड। तो हमने क्या देखा, M1 से M2 से M3 से M4 हैव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ये डिक्रीज होता जा रहा है लिक्विडिटी के टर्म्स में। M1 आपके सबसे ज़्यादा लिक्विड था, M2 आपका उससे कम लिक्विड है, क्योंकि आप इसके अंदर सेविंग्स बैंक्स की सेविंग डिपॉजिट आ चुके हैं आपकी पोस्ट ऑफिस बैंक की भी। M3 उससे कम लिक्विड है क्योंकि उसके अंदर आपकी टाइम डिपॉजिट भी आ चुकी हैं। तो टाइम डिपॉजिट तो ऑब्वियसली कम लिक्विड होती है आपकी सेविंग डिपॉजिट से। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का, यही आपका कॉन्सेप्ट M1, M2, M3 और M4 मोड ऑफ सप्लाई। प्लस एक कॉन्सेप्ट आपका आता है नैरो मनी ब्रॉड मनी। तो कुछ भी नहीं है, M1 और M2 को नैरो मनी बोलते हैं और M3 एंड M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। यही बताने के लिए इतना सारा पहले पढ़ाया है। तो इसी के साथ आपका जो है ना वो चैप्टर कंप्लीट होता है। ये एक डीमोनेटाइजेशन के ऊपर आर्टिकल दिया हुआ है। हम सब जानते हैं डीमोनेटाइजेशन क्या है, क्या था, उसके क्या प्रोज थे, उसके क्या कॉन्स थे, उसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा। तो आपका जो मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, और आपको टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो,
और आप आगे भी NCERT डिकोडेड देखने के लिए बने रहिए। बहुत सारी चैप्टर्स के हम लेके आएंगे वीडियोस जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। बिफोर गोइंग, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।